नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम करें विद एजुकेटर में। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं जिला बीकानेर के लिए भी आपके जो आंगनबाड़ी की भर्ती है ना वो आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में लगातार प्रत्येक जिले के लिए आपके आंगनबाड़ी की भर्ती और जो आपके राशन डीलर की भर्ती है ना वो जारी की जा रही है। ठीक है, तो अभी हाल ही में बीकानेर में जो आपकी आंगनबाड़ी की भर्ती तो आ चुकी है और आपको बहुत जल्द राशन डीलर की भर्ती भी आपको देखने को मिल जाएगी। ओके, तो इस राशन डीलर की भर्ती की अपडेट पाने के लिए भी आप हमारे चैनल के साथ में जुड़ जाए। जैसे कि बीकानेर के लिए आपकी राशन डीलर की भर्ती आएगी, उसकी इन्फॉर्मेशन तुरंत आपको हमारे चैनल के द्वारा दे दी जाएगी। ठीक है, इसी क्लास में हम बात कर लेते हैं इस आंगनबाड़ी भर्ती के बारे में। तो इसकी जो योग्यता आपकी रहती है ना वो आपकी 12वीं पास रहती है। ठीक है, किसी भी स्ट्रीम से आपने 12वीं पास की हो, आर्ट्स कॉमर्स साइंस सब आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। महिलाओं के लिए जॉब रहती है और जो आपकी राशन डीलर की भर्ती होती है ना ये महिला और पुरुष दोनों के लिए रहती है। ठीक है, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए आपकी वैकेंसी रहती है। और जो आपकी आंगनबाड़ी की भर्ती है ना ये फीमेल्स के लिए रहती है। ठीक है, और बिना परीक्षा की सीधी भर्ती आपकी रहती है। इसमें आपको कोई भी एग्जाम वगैरह कुछ भी कंडक्ट नहीं करवाया जाता है। ओके, बात के लिए इसकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट यानी अंतिम तिथि की, तो इसकी जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट आपकी रहने वाली है ना वो आपकी 21 जनवरी 2026 आपकी इसमें रहने वाली है। ठीक है, तो आगे इस क्लास में आपको इस वैकेंसी संबंधित ए टू जेड जानकारी देने वाला हूं। जैसे कि इसका फॉर्म आपको कैसे भरना है, इसका वेतन क्या रहता है, इसकी एज लिमिट क्या रहती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको इसमें लगाने हैं, कौन कौन इसमें फॉर्म भर सकता है। ठीक है, और कौन कौन से गांव और किस किस वार्ड के लिए आपकी वैकेंसी रहने वाली है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में आपके गांव वाइज आती है और शहरी क्षेत्र में आपकी जो वैकेंसी है ना ये वार्ड के अनुसार आती है। ठीक है, तो आगे इस क्लास में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ओके, तो चलिए क्लास स्टार्ट कर देते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को भी ऑन कर लेना है। ठीक है, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको हमेशा 100% जो रियल और जो रेयर वैकेंसियाँ होती है ना, यानी कुछ विभाग ऐसे होते हैं जिनमें वैकेंसियाँ आती है और आपको पता भी नहीं चलता है, ऐसे विभागों की वैकेंसियों की जानकारी भी सबसे पहले आपको हमारे इसी चैनल पर दी जाती है। साथ में ही करंट अफेयर के टॉपिक की तैयारी भी करवाई जाती है। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ में क्लास को लाइक कर देना और अपने सभी साथियों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी कर देना है। ओके, तो चलिए आपको मैं इसके नोटिफिकेशन पर लेकर चलता हूँ और उसी के माध्यम से आपको आगे की सारी जानकारी देने वाला हूँ। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया वो ओपन कर लिया है। इसमें आपको लिखा हुआ दिख जाएगा राजस्थान सरकार कार्यालय उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग बीकानेर। ठीक है, बात करें इसमें वैकेंसी के बारे में तो ये जो बीकानेर जिले के अधीन आंगनबाड़ी केंद्रों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायिका के मानदेय सेवा के रिक्त पदों हेतु संबंधित परियोजना कार्यालय में आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, तो यानी इसमें आपकी जो पोस्ट रहने वाली है ना वो आपकी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका की पोस्ट इसमें रहने वाली है। ठीक है, और आपको यहाँ पर बाल विकास परियोजना कार्यालय का नाम दे रखा है। यहाँ पर आपको ये जो परियोजना कार्यालय है ना उसकी ईमेल आईडी दे रखी है और यहाँ पर आपको रिक्त पदों की संख्या दे रखी है, किस आंगनबाड़ी केंद्र में कार्यकर्ता की पोस्ट है और किस में आपकी सहायिका की पोस्ट रहने वाली है, और कुल पदों की संख्या आपको यहाँ पर दे रखी है। ठीक है, तो वो आपको मैं दिखा देता हूँ। टोटल जो आपके 10 परियोजना कार्यालय है ना, इन परियोजना कार्यालय को आप पंचायत समिति आपकी जो तहसील होती है ना वो भी आप इसको मान सकते हो। ठीक है, तो टोटल 10 आपके जो परियोजना कार्यालय है ना इसमें वैकेंसी रहने वाली है। बाकी परियोजना कार्यालय की वैकेंसी भी आपको नेक्स्ट ईयर में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो आप चैनल के साथ में जुड़ जाइए। ठीक है, और आगे बता दूंगा कि ये जो 10 परियोजना कार्यालय है ना इसके किस किस गांव और किस वार्ड में आपकी वैकेंसी रहने वाली है वो भी आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। ठीक है, उससे पहले हम इसकी कुछ जानकारियां ले लेते हैं। तो देखो इसमें जो आपकी शर्तें लिखी हुई है ना वो देख लेते हैं। तो इसमें पॉइंट नंबर एक है ना वो देखें, तो इसमें लिखा हुआ है कि ग्रामीण क्षेत्र में महिला जिस आंगनबाड़ी केंद्र के लिए चयन हो रहा है उसके राजस्व ग्राम की तथा शहरी क्षेत्र में संबंधित आंगनबाड़ी केंद्र के परिक्षेत्र के वार्ड की स्थानीय निवासी होनी चाहिए। और जो विधवा, तलाकशुदा और जो परित्यक्ता महिलाएं हैं ना वो ससुराल व मायके दोनों स्थानों के लिए यथा अनुसार स्थानीय निवासी मानी जा सकेगी। यानी आप जिस भी ग्राम पंचायत से बिलोंग करते हो ना तो आप उसी ग्राम पंचायत से अप्लाई कर सकते हो। आप जिस वार्ड से बिलोंग करता है उसी वार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, वो आगे मैं आपको समझा दूंगा। और जो विधवा और जो तलाकशुदा और जो परित्यक्ता महिलाएं हैं ना वो अपने ससुराल और मायके दोनों में स्थानीय निवासी मानी जाती है, तो वो कहीं से भी अप्लाई कर सकती है। ठीक है, बाकी इसकी जो शैक्षणिक योग्यता की बात करें ना तो इसकी जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रहने वाली है वो आपकी 12वीं पास रहने वाली है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है। और इसमें विवाहित और अविवाहित दोनों महिलाएं ही आवेदन कर सकती है। ठीक है, यानी जिसकी शादी हो चुकी है वो भी इसमें अप्लाई कर सकती है और जिसकी शादी नहीं हुई है वो भी इसमें अप्लाई कर सकती है। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है, यदि आपका विवाह हो जाता है किसी अन्य कारण से आप वहाँ के स्थानीय निवासी नहीं रहते हो ना तो आपको उस पद से यहाँ से हटा दिया जाएगा। ठीक है, आगे उस पद पर आपको जॉब नहीं दी जाएगी। बात कर ले इसकी एज लिमिट की, तो इसकी जो एज लिमिट रहने वाली है ना वो आपकी 18 से 35 वर्ष रहने वाली है। ठीक है, यानी आपका जो नोटिफिकेशन जारी होता है ना उस डेट से आपकी एज है ना 18 से 35 साल के बीच में होनी चाहिए।
आपका ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है ना वो आपका 22 दिसंबर को जारी हुआ है, ठीक है। तो 22 दिसंबर को आपकी एज है ना 18 से 35 साल के बीच में होनी चाहिए। लेकिन जो अनुसूचित जाति, जनजाति, विधवा, तलाकशुदा एवं जो विशेष योग्यजन महिलाएं हैं ना, उनके लिए जो अधिकतम आयु होती है ना वो 40 वर्ष इसमें रहती है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें कि जो आवेदनकर्ता महिला है ना उसके घर में शौचालय होना चाहिए एवं उसका नियमित उपयोग किए जाने संबंधित घोषणा आवेदन पत्र में किया जाना आवश्यक है, ठीक है। यानी आपके घर में शौचालय होना चाहिए और आप उसका नियमित उपयोग करते हो, इसके संबंधित आपको जो घोषणा है ना वो आवेदन पत्र में आपको करनी होगी, ओके। और जो विधवा महिला है ना उनको अपने पति का मृत्यु का प्रमाण पत्र इसमें लगाना होगा तथा साथ में ही आवेदन में पुनर्विवाह नहीं करने की घोषणा का अंकन भी आपको आवश्यक रूप से करना होगा। ऐसे ही जो तलाकशुदा महिलाएं हैं ना उनको सक्षम न्यायालय द्वारा जारी जो आपकी डिक्री या आदेश होता है ना उसकी प्रति यानी फोटोकॉपी लगानी होगी, साथ में आवेदन में पुनर्विवाह नहीं करने की घोषणा का अंकन भी आपको आवश्यक रूप से इसमें करना होगा, ठीक है। मैं आपको इसमें केवल मेन जानकारियाँ दे रहा हूँ, जो आपके लिए आवश्यक है वो दे रहा हूँ, बाकी आप इस नोटिफिकेशन को स्वयं पढ़ लेना, आगे बता दूंगा आपको ये नोटिफिकेशन कहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। हम बात करते हैं इसमें आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको इसमें लगाने होंगे, ठीक है। तो इसमें पॉइंट नंबर 12 दे रखा है कि आवेदन पत्र के साथ में अधिकतम शैक्षणिक योग्यता संबंधित अंक तालिका का प्रमाण पत्र, यानी इसकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी रहने वाली है ना वो 12th पास रहने वाली है, ठीक है। तो 12th की मार्कशीट तो आपको लगानी है। साथ में यदि आप इसे मान लो आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, या आपके पास में कोई भी अन्य डिप्लोमा डिग्री है, बीएड वगैरह जो भी कर रखी है वो सभी डॉक्यूमेंट्स आपको इसमें लगाने हैं, ठीक है। क्योंकि शायद इसमें जो हर प्रत्येक क्वालिफिकेशन के आपको कुछ ना कुछ नंबर दिए जाते हैं, जैसे ग्रेजुएशन के आपको 1 नंबर दिया जाता है, पोस्ट ग्रेजुएशन के आपके 2 नंबर दिए जाते हैं, ऐसे ही आपको बीएड का भी अलग नंबर दिया जाता है, RSC जो डिप्लोमा होता है उसके भी आपको नंबर दिए जाते हैं, ठीक है। तो और उसी के आधार पर आपका इसमें सिलेक्शन किया जाता है फिर, ठीक है। साथ में आपको सेकेंडरी की अंक तालिका का प्रमाण पत्र लगाना होगा, बीएड, एनटीटी, डीपीएससी, बीएसटीसी, डीएलएड, डिप्लोमा आपको लगाना होगा। कोष्टक में लिखा हुआ है कि यदि लागू हो तो, यानी यदि आपके पास में है तो लगा देना है, वरना कोई ज़रूरी इसमें नहीं है। जिस भी पॉइंट के आगे कोष्टक में ये लिखा हुआ है ना यदि लागू हो तो इसका मतलब ये है यदि आपके पास में है तो लगा सकते हो, वरना कोई ज़रूरी नहीं है, आपका फॉर्म इस डॉक्यूमेंट्स के बिना भी जमा कर लिया जाएगा इसमें, ठीक है। इसका मतलब ये रहता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 है मतदाता का पहचान पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, मूल निवास का प्रमाण पत्र, कोई भी 2 आप इसमें से दे सकते हो। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, दिव्यांगजन होने का प्रमाण पत्र यदि आपके पास में है और आप उसका फ़ायदा लेना चाहते हो तो आप इसमें लगा सकते हो। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, शिशु पालन गृह कार्यकर्ता, सहायिका, आशा सहयोगिनी, साथनी के रूप में 1 वर्ष का कार्य अनुभव का प्रमाण पत्र है और आप इसका बेनिफिट चाहते हो तो आप इसमें लगा सकते हो। ANM, GNM, आयुर्वेद नर्सिंग के प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र यदि आपके पास में है तो वो भी आप इसमें लगा सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8 दे रखा है RSCAT या PGDCA के प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र यदि आपके पास में है तो आपको वो भी लगा देना है। और जो विधवा और जो तलाकशुदा महिलाएं हैं उनको विधवा और जो तलाकशुदा कोटा होता है उसका फ़ायदा आप चाहते हो तो उसमें आपको जो प्रमाण पत्र है वो आपको इसमें लगाना होगा, ठीक है। इन सभी दस्तावेजों की स्व प्रमाणित प्रति अनिवार्यता से संलग्न की जावे। स्व प्रमाणित का मतलब है खुद के सिग्नेचर की हुई फोटोकॉपी आपको सबको लगानी है इसमें, ठीक है। अब हम इसमें नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके आवेदन फॉर्म जमा करने के बारे में। पॉइंट नंबर 14 इसमें दे रखा है कि नवीन आवेदन फॉर्म संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में निःशुल्क प्राप्त किए जा सकते हैं। यानी आप अपने संबंधित जो बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय है ना वहाँ पर जाओगे और आपको वहाँ पर निःशुल्क यानी कोई भी आपसे 1 रुपया भी इसके फॉर्म का नहीं लिया जाएगा और वहाँ पर आपको इसका फॉर्म दे दिया जाएगा, ठीक है। योग्य अभ्यर्थी अपना पूर्ण भरा हुआ आवेदन पत्र में दस्तावेजों की 2 प्रतियों से में संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में व्यक्ति से दिनांक 23/12/2025 प्रातः 10:30 बजे से 21/1/2026 को सायं 6 बजे तक जमा करा सकेंगे, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि अधो हस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में भेजे जाने वाले आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यानी इसका मतलब ये है कि देखो यहाँ पर लिखा है ना व्यक्ति से आपको खुद को जाकर ही अपना फॉर्म वहाँ पर जमा करना होगा, ठीक है। किसी अन्य के द्वारा आप फॉर्म भेजोगे या डाक द्वारा फॉर्म भेजोगे तो वो वहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे, आपको खुद को वहाँ पर जाना है, ठीक है। क्योंकि यदि मान लो आप जाते हो तो आपको एक बेनिफिट भी रहता है, यदि आपके फॉर्म में कोई गलती वगैरह हो तो आप वहाँ से पूछ कर उसको सही कर जमा करवा सकते हो। एक देखो इसमें पॉइंट नंबर 17 दे रखा है कि सभी आवेदक आवेदन पत्र की प्राप्ति रसीद अवश्य प्राप्त करें। यानी आपको अपने फॉर्म को जमा कराने की जो रसीद होती है ना वो आपको जरूर प्राप्त करनी है, क्योंकि जब आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है ना तब आपसे ये जो रसीद है ना वो मांगी जाती है, ठीक है। और आपको अपने सभी दस्तावेजों की 2 फोटोकॉपी करवानी होगी, ठीक है। 2 फोटोकॉपी सभी दस्तावेजों की आपको करवानी होगी और वो आपको फॉर्म के साथ में अटैच करनी होगी, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रख लेना है। अब बात कर लेते हैं हम ये कि इसमें कौन कौन से ग्राम पंचायत और किस किस वार्ड के लिए आपकी वैकेंसी रहने वाली है, तो आपको मैं वो भी दिखा देता हूँ, ठीक है। बाकी आपको बता दूंगा कि नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगा।
तो देखो इसमें टोटल जो 10 परियोजना कार्यालय दे रखा है ना, वहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र का नाम देखने को मिल जाएगा, आंगनबाड़ी केंद्र का कोड देखने को मिल जाएगा, सेक्टर देखने को मिल जाएगा, वार्ड नंबर या राजस्व गांव का नाम देखने को मिल जाएगा, ग्राम पंचायत या नगर पालिका का नाम देखने को मिल जाएगा, कार्यकर्ता की पोस्ट है या सहायिका की पोस्ट है वो देखने को मिल जाएगी, और यहाँ पर आपको आरक्षण की स्थिति देखने को मिल जाएगी, SC ST या अल्पसंख्यक या आरक्षित है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, और यहाँ पर आपको परियोजना कार्यालय का नाम देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको ये सभी देख लेना है, अपने गांव का नाम देख लेना है, क्योंकि इसमें जो पॉइंट नंबर 1 दे रखा है ना कि आप जिस भी राजस्व ग्राम से बिलोंग करते हो आप उसी में अप्लाई कर सकते हो, और जिस वार्ड में से बिलोंग करते हो आप उसी वार्ड में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, जैसे इसमें मान लो जो जोधा सर है ना, जोधा सर की महिलाएं है ना वो माताजी मोड़ से अप्लाई नहीं कर सकती है, और जो माताजी मोड़ की महिलाएं ना वो जोधा सर में फॉर्म नहीं भर सकती है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। वैसे जैसे मान लो वार्ड नंबर 2 की महिलाएं है ना वार्ड नंबर 4 में अप्लाई नहीं कर सकती है, और वार्ड नंबर 4 की महिलाएं वार्ड नंबर 2 में अप्लाई नहीं कर सकती है। लेकिन एक कंडीशन वार्ड में ये रहती है, जैसे मान लो वार्ड नंबर 1, 2 और 3 की जो आंगनबाड़ी केंद्र है वो एक ही है, तब आप इसमें तीनों वार्ड की महिलाएं अप्लाई कर सकती हो। ठीक है, इस बात को आपको इस तरीके से समझ लेना है। ओके, बाकी आपको इसमें अपने परियोजना कार्यालय का नाम देखने के साथ में आपको अपने राजस्व गांव का नाम भी इसमें जरूर देख लेना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि ये जो इसकी सैलरी रहती है ना वो क्या रहती है। तो इसकी सैलरी आपकी आंगनबाड़ी की सैलरी आपकी 8,000 से लेकर 12,000 रुपये के बीच में आपकी इसमें सैलरी रहती है। ठीक है, बाकी आपको ये नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगा, और इन दोनों की लिंक आपको वीडियो के नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से अगर आपको इन दोनों को ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि कोई भी इससे लेटेस्ट अपडेट होती है, किसी भी योजना कार्यालय में कोई नई ग्राम पंचायत जोड़ी जाती है, तो उसका जो जानकारी है वो आपको मैं टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर डालूंगा। ठीक है, तो आप इन दोनों को ज्वाइन कर लेना है, वहीं पर आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। ओके, तो आई होप दोस्तों मेरे द्वारा इस क्लास में दी गई जानकारी आपको पसंद है तो क्लास को लाइक जरूर कर देना है, अपने सभी साथियों के साथ में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि वो भी इस वैकेंसी का फ़ायदा उठा सके। ठीक है, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी ऑन जरूर कर लेना है। ठीक है, आपका कोई डाउट वगैरह रहता है या आप किस अन्य ग्राम पंचायत की वैकेंसी के बारे में जानकारी चाहते हो तो आप वो हमें कमेंट कर जरूर बता सकते हो। ओके दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे एक और ऐसी नई वैकेंसी के साथ में, तब तक टेक केयर।